चलिए दोस्तों, तो आज की आंसर राइटिंग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डे 39 की क्लास है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रश्न आप लोगों से क्या दिया गया है। ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं का उदाहरण सहित विस्तृत विवरण दीजिए विद सुटेबल एग्जाम्पल। ये जो एक टर्म आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये टर्म यहाँ पर क्या आप लोगों के लिए एक नया टर्म आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है भाई कि उदाहरण सहित विस्तृत विवरण दीजिए। गिव एन अकाउंट ऑफ द इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश इन डिटेल विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो सबसे पहले तो इस बात को समझो कि उदाहरण सहित या फिर विद सुटेबल एग्जाम्पल, इसका क्या मतलब होता है। जैसे जनरली क्या होता है ना कि एग्जामिनर जो होता है आपसे इस टर्म को लिखने को नहीं कहता। जैसे कि माने हम एक नया प्रश्न एज्यूम करते हैं, प्रश्न हमारा यहां पर ये दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं का विस्तृत विवरण दीजिए। अब दो प्रश्न आपके सामने हैं। एक प्रश्न ये है कि यूपी में इरिगेशन प्रोजेक्ट का विस्तृत विवरण देना है। दूसरा प्रश्न ये है कि यूपी में इरिगेशन प्रोजेक्ट का विद सुटेबल एग्जाम्पल विस्तृत विवरण देना है। दोनों प्रश्न के आंसर में क्या डिफरेंस आएगा, पहले इस बात को समझो। जो क्या होता है ना कि एग्जामिनर जब आपसे टू द पॉइंट प्रश्न पूछना चाहता है, ठीक है, तब वो ऐसे प्रश्नों को क्रिएट करता है। वो यहाँ पर मेंशन करता है प्रश्न के अंतर्गत ही कि भाई आपको एग्जाम्पल यहाँ पर देना जरूरी है। लेकिन अगर कभी आपसे प्रश्न में ये टर्म मेंशन ना हो, उस कंडीशन में भी इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपको अपने आंसर में थ्योरी के साथ साथ कुछ कंटेंट के साथ साथ आपको कुछ वहां पर एग्जाम्पल्स, कुछ फैक्ट, कुछ रिपोर्ट, ये सारी बातें ऐड करनी पड़ती है। और इसी को हम लोग कहते हैं आंसर राइटिंग में इनरिचमेंट। तो एग्जामिनर बोले या ना बोले, आपको एग्जाम्पल तो देना ही देना है, पहली बात। दूसरी बात ये, जब बोल ही रहा है तो भाई थोड़ा ज्यादा ध्यान से यहाँ पर क्या करना, कुछ कुछ अतिरिक्त एग्जाम्पल यहाँ पर ऐड करते चलना। ठीक है, ये होगा दोनों प्रश्नों में अंतर। बात क्लियर हो गया। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आयोग ने 2022 में, ठीक है, जो जीएस पेपर 1 की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा हुआ प्रश्न था। ठीक है, अभी अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो ये आपके जीएस पेपर 6 के सिलेबस में आएगा। कौन से पॉइंट में आएगा भाई, तो सिलेबस के अंतर्गत आप लोगों को एक पॉइंट दिया गया है, पॉइंट नंबर 13, जो कहता है ज्योग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश, जहां पर इरिगेशन एग्जैक्टली एक टर्म दिया गया है। ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक सब टॉपिक दिया गया जिसमें इरिगेशन टर्म का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो एक तो आपका 13 नंबर पॉइंट आ जाता है। इसके बाद आप देखोगे तो सिलेबस के इसी पोर्शन में आपको 9वें और 10वें नंबर पर एग्रीकल्चर सेक्टर दिख जाएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर दिख जाएगा। तो यहां से भी इस टॉपिक को हम लोग देख सकते हैं। तो इस प्रश्न को बहुत ध्यान से समझेंगे, प्रश्न की डिमांड क्या है उसको समझेंगे और फिर यहाँ पर आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा देखो भाई, मुझे पता है कि बहुत सिंपल प्रश्न है, टू द पॉइंट प्रश्न है, सब लोग ने कुछ ना कुछ जरूर लिखा होगा। अब मैं समझाता हूं कि देखो क्या नहीं लिखना था यहाँ पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। ठीक है, और कैसे लिखना है ये बात समझनी है हम लोगों को। जैसे कि प्रश्न पूछा गया है कि इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब देखो गलतियां क्या क्या लोगों ने की है, मैं पहले गलतियां डिस्कस करता हूं, फिर हम लोग आंसर राइटिंग पर आएंगे। सबसे पहली जो गलती यहां पर रखी गई, ठीक है, कि कुछ लोगों ने ऐसे लिखा कि भाई इरिगेशन उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए कितना जरूरी है, इंट्रोडक्शन दिया, फिर मेन बॉडी पर शिफ्ट हो गए और फिर यूपी के जो कैनाल प्रोजेक्ट्स हैं, जो नहर परियोजना है, उन नहर परियोजनाओं का एग्जाम्पल दिया, उनका उन्होंने वहां पर मेंशन किया, उसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया। ठीक है, और कुछ मैप बनाकर यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। देखो बात समझना, इरिगेशन प्रोजेक्ट का मतलब केवल और केवल नहर परियोजनाएं नहीं है। तो जितने लोगों ने ये गलती की, पहले तो अपनी गलती को सुधारो। प्रश्न पूछा गया है सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, देखिए बात समझिएगा आप लोग। ठीक है, तो इरिगेशन होता है, जो सिंचाई होता है, अगर मैं इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो इरिगेशन प्रोजेक्ट को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। किसके आधार पर भाई, अगर मैं आपसे बात करूं तो हम लोग इरिगेशन प्रोजेक्ट को जो डिवाइड करते हैं वो डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द टोटल कल्टिवेबल कमांड एरिया। ठीक है, जो कुल सिंचाई योग्य भूमि होती है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, उसके आधार पर हम लोग इस पूरे प्रोजेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे कैसे भाई, सबसे पहला पार्ट होता है आप लोगों का माइनर, मतलब सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं। ठीक है, यहाँ का फैक्ट ये होता है कि अगर ये कोई प्रोजेक्ट 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के एरिया को सिंचित कर रहा है तो उसको हम लोग माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट कहेंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का आता है मीडियम, मध्यम। जो मध्यम इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है दोस्तों, वो आप लोगों का 2000 हेक्टेयर से लेकर के 10,000 हेक्टेयर के मध्य के क्षेत्रफल वाले प्रोजेक्ट को हम लोग मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट कहते हैं, मध्यम सिंचाई परियोजनाएं कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का आता है मेजर। ठीक है, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो होते हैं वो होते हैं 10,000 से ज्यादा हेक्टेयर वाले क्षेत्रफल के एरिया को सिंचित करने वाले प्रोजेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस बात को समझो, जब प्रश्न आप लोगों से इरिगेशन प्रोजेक्ट पर पूछा गया है तो केवल और केवल नहर परियोजनाएं नहीं बतानी है, पहली बात, सबसे पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये, आप बताओ कि इरिगेशन प्रोजेक्ट कितने प्रकार के यूपी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लिखो कि हम लोग क्या करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग करते हैं
टोटल जो कल्टीवेबल कमांड एरिया है, कमांड एरिया है, उसके आधार पर बेस्ड ऑन दिस हम लोग क्या करते हैं, सभी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, माइनर, मेजर और मीडियम। एक तो पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर ये मेंशन करना चाहिए, ठीक है। अब इस पॉइंट को मेंशन करने का 2 तरीका है, ठीक है। आप एक काम यहाँ पर ये कर सकते हो, या तो इसको थोड़ा कुछ पैराग्राफ पॉइंट में लिखो, या फिर एक जो पॉइंट मुझे समझ में आता है, जो कि मुझे लगता भी है भाई यही करना भी चाहिए, ठीक है, वो ये है कि हम लोग यहाँ पर क्या करें, हम लोग बनाए यहाँ पर ऐसे एक फिगर, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर ये लिख दें नीचे एक हेडिंग, और इसको हम लोग क्या करें यहाँ पर बॉक्स में पैक करके, ठीक है, बॉक्स में पैक करके अपने आंसर राइटिंग में शामिल कर दे, ठीक है। ये जो फॉर्मेटिंग अगर आपने किया अपने आंसर राइटिंग में, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने अपने आंसर राइटिंग में ये फॉर्मेटिंग किया तो बहुत सुंदर नंबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करके आप लोगों को शो कर दो भाई, देखो क्लियरली चीजें दिखने लगी आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है। मेरे बात समझा ना आपने, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए चीजें बताई। अब जब अपने आंसर राइटिंग में करोगे तो आप यहाँ पर ये बता दो, इंट्रोडक्शन के जस्ट नीचे इस पॉइंट को आप मेंशन कर सकते हो कि इरिगेशन प्रोजेक्ट यूपी में 3 प्रकार के पाए जाते हैं, किसके आधार पर, तो बेस्ड ऑन अ टोटल कल्टीवेबल लैंड, ठीक है, बेस्ड ऑन अ टोटल कल्टीवेबल लैंड, ये आपने फिगर में लिख दिया और आपने तीनों पार्ट यहाँ पे डिवाइड कर दिया। एक तो फॉर्मेट ये, एक तो पॉइंट जो कि आपके आंसर में इंक्लूड होना ही चाहिए था, ठीक है, कंपल्सरी पॉइंट, वो ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट समझो भाई, एक बात हम लोग को यहाँ पर और समझनी पड़ेगी, समझनी यहाँ पर ये पड़ेगी कि देखो ये जो टोटल इरिगेशन प्रोजेक्ट है यूपी में, ठीक है, मैंने कहा कि भाई केवल कैनाल नहीं बताना, तो कौन कौन से बताने, ये बात भी यहाँ पर आप लोग समझिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक चार्ट बना सकते हैं ऐसे फिर से, ठीक है। ये चार्ट भी आपके फिगर में जनरली होना चाहिए, ठीक है, इससे अच्छा ये लगता है कि थोड़ा आपने मतलब वर्क किया है यहाँ पर, ठीक है। चार्ट मैंने बहुत बड़ा बना दिया है, चार्ट इतना बड़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। क्या करता हूँ तो थोड़ा सही करें, ठीक है। चार्ट जो आप लोग यहाँ पर बनाना है छोटा ही बनाना है, ठीक है। देखो ये चार्ट क्या बनेगा भाई, यहाँ पर हम लोग यहाँ लिखेंगे कि जो इरिगेशन प्रोजेक्ट के सोर्स होते हैं वो, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कितने परसेंटेज टोटल कल्टीवेबल कमांड एरिया को ये कवर करता है, ठीक है, कितने परसेंटेज टोटल कल्टीवेबल कमांड एरिया को ये कवर करता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे भाई, हम लोग लिखेंगे ट्यूबवेल, ठीक है। आपको पता है कि यूपी में ट्यूबवेल एक बहुत बड़ा सोर्स है इरिगेशन का, ठीक है। करीब करीब अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो ये 70% टोटल एरिया को आपका कवर करता है, ठीक है। यूपी के टोटल सिंचित क्षेत्र का 70% जो आप लोगों का है वो यहाँ से कवर होता है। इसके पश्चात आप लोग का एक आता है कुआं, वेल, ठीक है। गांव में आपने कुआं देखा होगा, हालांकि अब तो समाप्त हो गया, बट फिर भी कुआं आप समझते होंगे। अगर मैं बात करूं तो अभी भी यूपी में करीब करीब यहाँ पर आप लोगों के 8% ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कुओं के माध्यम से क्या किया जाता है, सिंचाई किया जाता है। अब बात समझिएगा भाई, जो ट्यूबवेल है और जो वेल है, मतलब जो कुआं है, ये दोनों किस प्रकार के वाटर का प्रयोग कर रहे हैं। देखो वाटर भी 2 प्रकार का होता है, इरिगेशन जो हम लोग प्रयोग कर रहे होते हैं वो 2 प्रकार का वाटर होता है। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर हम लोग आंसर राइटिंग पर आएंगे। आंसर राइटिंग तो देखना ही है भाई, वो मुझे पता है कि आप लोग कहीं से भी देख सकते हो, बट कॉन्सेप्ट समझो कैसे हम लोग को लिखना सोचना चाहिए था, ठीक। वाटर 2 प्रकार का होता है, एक होता है आप लोगों का ग्राउंड वाटर, एक होता है सरफेस वाटर। तो देखिएगा ट्यूबवेल और वेल, ठीक है, कुओं और ट्यूबवेल के माध्यम से जो हम लोग सिंचाई कर रहे होते हैं उसमें हम लोग ग्राउंड वाटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर ऐसे मेंशन कर सकते हो ग्राउंड वाटर। पूरे यूपी में इरिगेशन में करीब करीब जो वाटर का प्रयोग किया था उसमें से करीब 78% जो होता है आप लोगों का वो ग्राउंड वाटर होता है, ठीक है। एक फैक्ट यहाँ पर आप लोगों को ये भी मिल गया, आप लोग इसको भी यही मेंशन कर सकते हो बगल में, ठीक है। इसके अलावा आप देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर आप लोगों का आता है कैनाल, नहर परियोजनाएं, और जो नहर परियोजनाएं हैं वो यूपी में करीब 20% एरिया को कवर करती हैं। और इसके पश्चात आप लोगों का एक आता है पॉन्ड, मतलब जो तालाब होता है, ठीक है। जनरली आप देखोगे तो बुंदेलखंड क्षेत्र में सरकार प्रयास भी यहाँ पर कर रही है कि वहाँ पर करीब 10,000 तालाबों का निर्माण करने का टारगेट, वहाँ के जो करीब 5-6 जिले हैं उन जिलों में हम लोग 10,000 तालाब का निर्माण कर रहे हैं। इससे 2 फायदा हो रहा है, मनरेगा के अंतर्गत जॉब क्रिएट हो रहा है। सेकंड काम यहाँ पर ये हो रहा है कि चूंकि वो सूखे क्षेत्र है, ठीक है, ड्रॉट प्रभावित इलाके हैं, तो वहां पर अगर कुएं का निर्माण रहेगा तो बारिश के समय वहां पे पानी भरेगा, जिसका प्रयोग हम लोग एग्रीकल्चर में या फिर अन्य उद्देश्य कर सकते हैं, ठीक है। तो एक पॉन्ड का निर्माण भी सरकार बहुत तेजी से करा रही है, तो ये भी एक इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत आप लोगों का आएगा। अब पॉन्ड को बता दो, यहाँ पे करीब करीब ये बहुत कम एरिया है, करीब 0.5% के अराउंड कवर करता है, ठीक है। तो 70-20-80 और 70-20-90 और 98 करीब 99% का यहाँ पर आप लोगों को आंकड़ा दिख रहा है। बाकी अतिरिक्त डाल करके आप लोग आंकड़े यहाँ पर मेंशन कर दे, ठीक है। अब देखो एक बात यहाँ पर और समझो, ये जो आप लोगों का कैनाल और जो पॉन्ड है ये किस प्रकार के जल का प्रयोग कर रहा है। जनरली जो जल का प्रयोग कर रहा होता है वो जल का प्रयोग होता है आप लोगों का सरफेस वाटर, ठीक है। वो क्या होता है आप लोगों का सरफेस वाटर, मतलब सतही जल का प्रयोग कर रहा होता है। और यहाँ पर आप लोग परसेंटेज देख सकते हो, करीब 21% जो पानी है सिंचाई में वो यहाँ से लिया, ठीक है। तो बात समझ में आया, ये 2 चार्ट तो आप लोग को मेंशन करना ही चाहिए।
और बहुत सिंपल चार्ट है, कुछ बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पर चीजें नहीं लिखनी है, ठीक है। बस एक ऐसे बताओ, यहाँ पर फिगर में आप लोग यहाँ पर इसका फिगर का नाम लिख दो। फिगर का नाम क्या लिख सकते हो भाई, आप लोग यहाँ पर लिख दो कि नेट इरिगेटेड एरिया या फिर वही टोटल कल्टिवेबल लैंड, ठीक है, बाई डिफरेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन स्टेट, इरिगेशन इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। एक ये आप लोग यहाँ पर फिगर के नीचे एक हेडिंग डाल सकते हैं। पॉइंट समझ में आया? मैं ये क्यों कह रहा हूं, बात समझना। प्रश्न में पूछा सिंचाई परियोजना है, तो सिंचाई परियोजना जितने प्रकार की होंगी ना, आपको कुछ कुछ तो पॉइंट यहाँ पर मेंशन करने ही पड़ेंगे, ठीक है। एक यहाँ पर और कंस्टेंट हमारे सामने, कंस्टेंट ये है कि जो प्रश्न की शब्द सीमा है वो केवल 125 शब्द है। आपको 125 वर्ड्स में इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। अब देखो ऐसे शर्तों में क्या होता है ना कि जितने ज्यादा आप ऐसे चार्ट और ये ऐसे चीजें बना सकते हो, वो आपको अच्छा चीजें बहुत कम समय में बहुत सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती है, ठीक है। जैसे कि अगर आप इस चार्ट के बारे में, ठीक है, अपने आंसर राइटिंग में जब शब्द लिख रहे हो तो वहां पर अगर नहीं भी एक्सप्लेन करोगे, केवल ये फिगर बना दोगे, एग्जामिनर के बाद समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई एस्पिरेंट ने सभी प्रकार के इरिगेशन प्रोजेक्ट यहाँ पर कवर किए। इसी प्रकार से आप ये बता दोगे तो वो ये भी समझ जाएगा कि भाई जितने इरिगेशन के सोर्स हो सकते हैं उन सारे सोर्स के बारे में इस एस्पिरेंट को पता है। आपने एक छोटा सा टेबल बना करके यहाँ पर क्या किया, ठीक है, आपने क्या किया यहाँ पर छोटा सा टेबल बना करके, ठीक है, इसको यहाँ पर अपने राइट साइड में आंसर बुकलेट में ऐसे आपने लिख दिया, ठीक है। अब समझो भाई, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम इस पूरे एरिया में, ठीक है, हम इस पूरे एरिया में यहाँ पर पूरी लिख रहे हैं, ठीक है। अब इससे फायदा पता क्या होगा, एग्जामिनर को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में आपका आंसर यहाँ पर दिखता है, ठीक है, एग्जामिनर को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में आपका आंसर दिखता है। तो दो बातें समझ में आया ना, सिंचाई परियोजनाओं से मतलब क्या था, यहाँ पर कितने प्रकार के इरिगेशन प्रोजेक्ट थे, आपको कुछ कुछ यहाँ पर पॉइंट मेंशन करने चाहिए थे, इरिगेशन के सोर्स क्या होते हैं आपको बताना चाहिए था। और ये बिल्कुल मत समझना, ये आंकड़े तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। कई बार ये प्रश्न भी पूछा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के सिंचाई स्रोतों के बारे में बताइए, ठीक है, तो वहां पर तो आपको टेबल बनाना ही पड़ेगा। तो टेबल तो याद करना ही कर रहा है, कोई अतिरिक्त फैक्ट नहीं है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। और ये वाला तो कुछ है ही नहीं भाई, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। तो प्रीलिम्स में प्रश्न पूछता है कि माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या होता है, ठीक है, कितने क्षेत्रफल को कवर करता है आपको बताना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या होता है, ठीक है, कितने क्षेत्रफल को कवर करता है आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। बल्कि मुझे लगता है कि अगर मैं श्योर हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, अगर मैं श्योर हूँ इस टॉपिक से, जो मैं आप लोगों को चार्ट बता रहा हूँ, इस टॉपिक से यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में प्रश्न बनकर के आया हुआ प्रश्न ये बना है कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न सिंचाई स्रोतों के मध्य में आप एक ऑर्डर लगाइए, ठीक है, घटते हुए क्रम में एक ऑर्डर लगाइए, जहां पर ये चारों विकल्प दिए गए थे, ट्यूबवेल, वेल, कैनाल और पॉन्ड। तो ये पॉइंट तो आपको यहाँ पर दिख ही रहा है आंसर, ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद करना ही करना है, ठीक है। तो मैं केवल वो फैक्ट बता रहा हूँ जो कि आप प्रीलिम्स में पढ़ते हो या फिर आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। हम उन्हीं फैक्ट्स का प्रयोग करके अपनी मेंस की आंसर को इनरीच करने का प्रयास करें, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है ना भाई। तो दो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बहुत क्लियर कवर करा दिया कि किस प्रकार से हम लोग को अपनी आंसर राइटिंग यहाँ पर करनी थी, कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर आपके आंसर में होने ही चाहिए थे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न के स्ट्रक्चर पर, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहला पार्ट जो होगा वो होगा इंट्रोडक्शन का, ठीक है, वो होगा भूमिका का, ठीक है। एक बात और भाई, ये हेडिंग कोई नहीं देगा। दूसरी बात, कभी भी आंसर राइटिंग करो अपने राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड ऐसे एक मार्जिन जरूर छोड़ो, और उस मार्जिन में कुछ भी मत लिखो। अगर आप कॉपी इवेल्युएट कराने के पर्पज से कर रहे हो तो भी, अगर आप इवेल्युएट नहीं करा रहे हो तो भी आपको इस मार्जिन में नहीं लिखना है। पहली बात तो ये हैबिट जरूरी है आपके लिए, ताकि एग्जाम पेपर में आपको कोई समस्या ना आए। दूसरी बात ये कि जैसे मानो आपने आंसर लिखा, आपको कल को इस क्वेश्चन के संदर्भ में कुछ नए फैक्ट पता चलते हैं, तो एटलीस्ट यहाँ पर आपके पास नोट्स बनाने का कुछ जगह खाली होगा जहां पर आप चीजें लिख सकते हो। या फिर अगर आप कॉपी इवेल्युएट करा रहे हो तो एग्जामिनर के पास, जो इवेल्युएटर होता है उसके पास यहाँ पर स्पेस होता है जो कि आप लोगों को सजेशन दे सकता है। कुछ लोग नहीं देते हैं सही जगह ये, तो भाई उसी के ऊपर यहाँ पर गोजना पड़ता है हर जगह पर चीजों को, ठीक है। तो ये दो बातें आप लोग समझिएगा। अब देखो भाई, ठीक है, इंट्रोडक्शन पर आते हैं हम लोग, ठीक है। जो हमारा प्रश्न का इंट्रोडक्शन होगा वो क्या होगा और कैसे लिख सकते हैं, कुछ कुछ तरीका सोचो भाई। क्योंकि 125 शब्द का ही प्रश्न है, तो 15 से 20 शब्द का एक बहुत ही संक्षिप्त इंट्रोडक्शन हम लोग को देना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये मेंशन कर सकता हूँ पहला तरीका तो, कि उत्तर प्रदेश क्या है, एक कृषि प्रधान राज्य है, ठीक है। उत्तर प्रदेश क्या है, एक कृषि प्रधान राज्य है जो कि सामान्यतः अनियमित मानसून पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। सिंचाई के लिए हम अनियमित मानसून पर निर्भर होते हैं, ठीक है। इसके कारण से किसानों को बहुत नुकसान होता है। इसी उद्देश्य क्या किया हुआ है, सरकार ने बहुत सारी सिंचाई परियोजनाएं चालू की, ताकि हमारे जो अनियमित मानसून है, जो अनिश्चित मानसून है, उस पर से निर्भरता खत्म हो। एक तो आपका यहाँ पर क्या होगा, इंट्रोडक्शन का प्रकार ये होगा,
क्लियर है कि आपने मानसून से रिलेट करा है, आपने एग्रीकल्चर सेक्टर में इरिगेशन प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या थी, आपने उस बात को मेंशन कर दिया। रिक्वायरमेंट क्या थी भाई, क्योंकि हमारा मानसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर होता है और वो बहुत ही अनसर्टेन है मानसून। अब समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो जा रही है, तो समस्या का निवारण क्या है, इरिगेशन प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो पहला इंट्रोडक्शन तो आपने यहाँ पर ये दे दिया। दूसरे प्रकार का इंट्रोडक्शन समझो क्या लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश हैज अ सेवरल और सिग्निफिकेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट दैट सपोर्ट्स इट्स एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे सिंचाई परियोजनाएं पाई जाती है जो कि यहाँ के विविध कृषि उत्पादकता को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, आपने एक इंट्रोडक्शन ये दे दिया और फिर टू द पॉइंट आप मेंस पर अपने मेन बॉडी पर यहाँ पर शिफ्ट हो गए। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो कि एक्सटेंसिव उद्देश्य लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इसको बढ़ाने के उद्देश्य हमने क्या किया कि हमने एग्रीकल्चर क्षेत्र में इरिगेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। एक आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पर ये पॉइंट से हो जाएगा। अब एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर आप लोग ये दे सकते हो। अब देखो, जिसको ये दोनों इंट्रोडक्शन आ रहा है लिखने, लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे नंबर मिल जाए। ठीक है, अगर कोई चाहता नहीं भाई सर मैं कुछ फैक्ट याद कर सकता हूँ, तो मैं कुछ फैक्ट बता रहा हूँ, नोट कर लेना, कोशिश करना यूज करने का। ठीक है, क्या लिख सकते हो भाई कि यूपी हैज अ वेल डेवलप्ड इरिगेशन नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में क्या है कि वेल डेवलप्ड मतलब बहुत अच्छे प्रकार से, भली बाती तौर पर इरिगेशन नेटवर्क, सिंचाई नेटवर्क का निर्माण किया गया है। एज पर द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द 2014-15, अगर मैं 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार बताऊं आपको, तो उत्तर प्रदेश में करीब करीब 87%, ठीक है 87 छोड़िए याद करना थोड़ा टफ है। ठीक है, मैं 85 यहाँ पर आप लोगों को याद कराता हूँ। ठीक है, 85% ऑफ द टोटल नेट शोन एरिया ऑफ द स्टेट कम्स अंडर द इरिगेटेड एरिया। मतलब उत्तर प्रदेश के कुल कृषिगत कुल बोए गए क्षेत्र का 85%, 85% एरिया जो है वो इरिगेटेड लैंड के अंतर्गत कवर होता है। आपने एक पॉइंट यहाँ पर ये मेंशन किया, आपने क्या मेंशन किया, आपने यहाँ पर दिया आंकड़ा, आपने यहाँ पर दिया स्टैटिक। अब देखो क्या आंकड़ा है, फिर से समझना, आंकड़ा ये कहता है कि उत्तर प्रदेश हैज अ वेल डेवलप्ड इरिगेशन नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में बहुत भली बाती तौर पर इरिगेशन नेटवर्क डेवलप किया गया है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो एज पर द स्टैटिक ऑफ 2014-15 अबाउट 85% ऑफ द टोटल नेट शोन एरिया ऑफ द यूपी कम्स अंडर द इरिगेटेड एरिया। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश से कुल बोए गए क्षेत्र का 85% इरिगेटेड एरिया के अंतर्गत कवर होता है। आपने एक पॉइंट यहाँ पर ये मेंशन कर दिया। बहुत शानदार एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ध्यान रखना, 85% ऑफ नेट शोन एरिया, कुल बोए गए क्षेत्र का इतना परसेंटेज जो आप लोगों का है वो इरिगेटेड एरिया के अंतर्गत कवर होता है। आप चाहो तो यहीं पर तुरंत एक राष्ट्रीय आंकड़ा से, नेशनल आंकड़ा से तुलना करके भी बता सकते हो। जैसे कि एक आंकड़ा ये कहता है, इसी वर्ष का एक आंकड़ा कहता है 2014-15 का ही, कि यूपी में जो ये इरिगेटेड नेटवर्क है ये सिग्निफिकेंटली हाइयर है देन द नेशनल एवरेज। राष्ट्रीय औसत से हमारा बहुत ज्यादा, राष्ट्रीय औसत क्या है, तो राष्ट्रीय औसत ये है कि पूरे भारत में करीब कुल बोए गए क्षेत्र का 48%, ठीक है, इरिगेटेड एरिया के अंतर्गत कवर होता है, जबकि यूपी में ये आंकड़ा 85% के राउंड आता है। तो ये दो पॉइंट आप चाहो तो अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। मुझे लगता है कि अगर आपको ये पॉइंट लिखने के लिए आप तैयार हो, अगर आप ऐसे आंसर राइटिंग करते हो, आपको 50 दिन हो चुका, आपने ये 39 डेज की क्लासेस लगातार कर ली है, आप रेगुलर आंसर राइटिंग कर रहे हो और आप अपने आंसर राइटिंग में कुछ इनरिचमेंट करना चाहते हो, तो ये पॉइंट्स आप लोगों के लिए है, तो मेंशन करो। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो आंसर राइटिंग की, फिर समझना, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो आंसर राइटिंग, आपके पास फैक्ट नहीं है, आपके पास फैक्ट का अभाव है, आप ये स्टार्टिंग के दो प्रकार के इंट्रोडक्शन का प्रयोग करो। देखो मैं फिर से वही बोलता हूँ, क्या है कि माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हुए। आपको यार कम से कम 100 दिन की आंसर राइटिंग तो करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप ये थर्ड प्रकार के इंट्रोडक्शन पर धीरे धीरे शिफ्ट हो पाओगे। ठीक है ना, तो ये बात समझिएगा, बिल्कुल लोड नहीं लेना है। इन तीनों में से कोई भी इंट्रोडक्शन आपके लिए बेस्ट इंट्रोडक्शन माना जाएगा। ठीक है भाई, अब समझो, अब हम शिफ्ट होंगे मेन बॉडी पर। तो मेन बॉडी पर आपको मैंने दो पॉइंट तो बता ही दिया। पहला पॉइंट ये कि आपको ये वाला चार्ट बनाना है। ठीक है, तो इस चार्ट को तुरंत उठा के क्या करो, आप चिपका दो अपने मेन बॉडी में। ठीक है भाई, आप यहाँ पर क्या करो, तुरंत चिपका दो, इंट्रोडक्शन के जस्ट नीचे यहाँ पर चिपका दो। आप यहाँ पर अब स्टार्ट क्या करो कि यूपी में आपको, अच्छा देखो एक बात समझना, जब आपने ये चार्ट बना दिया ना, और चूंकि प्रश्न 125 शब्द का ही है, तो इसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम क्लियर बोला, इसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप कुछ नए पॉइंट्स मेंशन करो। नए पॉइंट क्या मेंशन करो कि यूपी में, ठीक है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, ठीक है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, ठीक है, प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ पर आपने क्या किया, आपने कुछ प्रोजेक्ट के बारे में लिखना स्टार्ट किया, जैसे कि अब समझना,
क्योंकि आप देखो एक बात बहुत क्लियर है कि यूपी में बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट चलते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी मात्रा में कैनाल प्रोजेक्ट के नाम हम लोग देखते हैं, ठीक है। या तो कैनाल प्रोजेक्ट होगा, या तो कुछ डैम्स होंगे, और या तो फिर अगर आप बहुत लिख सकते हो तो एक दो प्रोजेक्ट के बारे में आप यहाँ पर और बता सकते हो, जैसे कि खेत तालाब योजना हो गया, स्प्रिंकलर प्रोजेक्ट हो गया एग्रीकल्चर क्षेत्र के अंतर्गत, या फिर मैं कहूँ तो बुंदेलखंड क्षेत्र में करीब 10,000 जो 5 जिलों के अंतर्गत वहां पर 10,000 पॉइंट्स का निर्माण किया जा रहा है, वो हो गया। तो ये तीन पॉइंट आपको अतिरिक्त मिलेगा। इसके अलावा जो भी पॉइंट्स मिलेगा यहाँ पर आपको लिखने के लिए, वो जनरली नहर या फिर डैम के संदर्भ में ही होगा, ठीक है। तो वहीं से स्टार्ट करो, ठीक है। जो 3 पॉइंट मैंने आपको भी बताया, ठीक है, खेत तालाब परियोजना, स्प्रिंकलर प्रोजेक्ट और बुंदेलखंड में करीब 10,000 तालाबों का निर्माण, ठीक है। इनको आप लोग इस पूरे प्रोजेक्ट के अंतर्गत लास्ट में लिख लेना, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सरयू कैनाल के बारे में, ठीक है। सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट जो है, सरयू कैनाल जो, उसके बारे में लिखेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे भाई कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में, देखो पॉइंट समझना, ये पॉइंट आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि बलरामपुर में क्या हो रहा है, यूपी के बलरामपुर में 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। इतनी लंबी लाइन नहीं लिखनी है, मैं बस आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो बलरामपुर यूपी में स्टार्ट है, ठीक है। और इसका जो टोटल नेट इरिगेटेड एरिया है, ठीक है, जो कल्टिवेबल लैंड है इसके अंतर्गत, वो आपका 14 लाख हेक्टेयर के आता है, ठीक है। 14 लाख हेक्टेयर आ जाता है। तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, मेजर इरिगेशन पीरियड के अंतर्गत आ गया, ठीक है। तो 14 लाख हेक्टेयर हो गया, और ये यूपी की करीब 9 जिलों को कवर करता है। ध्यान समझना, क्योंकि मैं सरयू कैनाल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस परियोजना के अंतर्गत जो 5 नदियां हैं, इंटरलिंकिंग ऑफ द 5 रिवर्स यहाँ पर शामिल है, ठीक है। 5 नदियों का यहाँ पर इंटरलिंकिंग शामिल है। कौन कौन सी नदियां हैं भाई, एक बार ये भी समझ लो। सरयू है, इसके अलावा आपकी राम नहीं, बाणगंगा है, ठीक है। एक सेकेंड, सरयू, बाणगंगा, अच्छा देखो मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है यार, फिर कह रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करो, राइटिंग समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सरयू, बाणगंगा, घाघरा, राप्ती और रोहिणी, ये जो है सरयू कैनाल के अंतर्गत इन 5 नदियों का इंटरलिंक किया जा रहा है। कहाँ शुरू हो रहा है, तो बलरामपुर यूपी से शुरुआत हो रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये यूपी के ईस्टर्न रीजन को, ठीक है, यूपी का जो पूर्वी क्षेत्र है, उस क्षेत्र को क्या करा, इरिगेट करने का प्रयास करा, ठीक है। कौन कौन जिले शामिल, तो करीब 9 जिले यहाँ पर शामिल हैं। टोटल 14 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल यहाँ पर कवर होता है। जो 9 जिले हैं उसमें से आप कुछ जिलों का नाम लिख सकते हो, जैसे कि गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, श्रावस्ती, ऐसा कुछ एग्जाम्पल लिख दोगे, आपका सरयू कैनाल के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो 2 से 3 पॉइंट यहाँ पर आपको बस लिखना है। कौन कौन से भाई, आप ऐसे लिखो कि इंटरलिंकिंग ऑफ 5 रिवर्स, और ये 5 रिवर का नाम लिख दो, ठीक है। सरयू, बाणगंगा, घाघरा, राप्ती और रोहिणी, अगर याद है तो। याद क्यों होगा मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो ईस्टर्न यूपी के लोग होंगे ना, वो सरयू, घाघरा, राप्ती, रोहिणी, इनका नाम तो सुने ही होंगे। बाणगंगा ना भी सुने हो आप, तो इन 4 का नाम तो सुने ही होंगे। 4 का नाम लिख करके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद ये बताओ कि ये 14 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को सिंचित करता है, जिसमें 9 जिले शामिल है, ठीक है। 9 जिलों में से कुछ एग्जांपल दे सकते हो, गोरखपुर, बस्ती, श्रावस्ती, महाराजगंज, ठीक है। इन्हें कुछ एग्जांपल यहाँ पर दे दो। शुरुआत बलरामपुर से होती है, ठीक है। अब यही की पॉइंट्स बस आपको यहाँ पर लिखने हैं सरयू कैनाल के अंतर्गत, काम खत्म। कोई और चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं है, सफिशियंट है ये, ठीक है। अगला देखो भाई, ठीक है, अगला देखो भाई, अगला यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। हम लोग लिखेंगे शारदा प्रोजेक्ट के बारे में। किसके बारे में, शारदा प्रोजेक्ट। शारदा प्रोजेक्ट वही है जो शारदा नहर इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। शारदा प्रोजेक्ट के बारे में, शारदा नहर इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, करीब 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने का प्रयास करता है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो ये पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, हरदोई, ठीक है, सीतापुर, इन क्षेत्रों को कवर करता है। आप यहाँ पर लिख भी लो, ठीक है, यहाँ पर लिख भी लो, पीलीभीत, ठीक है, बरेली, बरेली, लखीमपुर खीरी, हरदोई, हरदोई लिख लो आप लोग, ठीक है, हरदोई, सीतापुर, इन क्षेत्रों में ये शारदा नहर काम करती है। शारदा नहर करती क्या है भाई, ये शारदा रिवर से जल लेती है, उसको यूटिलाइज करती है। करीब 16 लाख हेक्टेयर किन क्षेत्रों में, तो पीलीभीत, बरेली, हरदोई, सीतापुर, इन क्षेत्रों में ये 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को क्या करती है, सिंचित करने का काम करती है, ठीक है। एक प्रोजेक्ट आपने यहाँ पर ये बता दिया। अगला प्रोजेक्ट क्या देखो भाई, अगला प्रोजेक्ट आप बता सकते हो आगरा कैनाल के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, आगरा कैनाल या फिर आगरा नहर के बारे में, ठीक है, आगरा नहर परियोजना के बारे में। अब इसमें क्या है देखो समझना, तो यूपी का 2 सबसे बड़ा रीजन है, ठीक है, मतलब 2 क्षेत्र है, मथुरा और आपका आगरा हो गया, ठीक है, मथुरा और आगरा, ठीक है। यहाँ पर क्या करता है कि यमुना नदी से जल को लेकर के, यमुना नदी से जल को लेकर के इन एरियाज को सिंचित करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग मेंशन कर सकते हो कि आगरा नहर के माध्यम से हम मथुरा और आगरा में यमुना नदी के माध्यम से सिंचित करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट आप लोगों का यहाँ पर ये हो गया। और समझो भाई, आप यहाँ ये बता सकते हो भाई कि 2, अच्छा एक तो आपने पहले ही पढ़ा था, 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था, लोअर गंगा कैनाल के बारे में, याद है कि भूल गया। लोअर गंगा कैनाल के बारे में पढ़ा था कि ये बुलंदशहर के नरोरा नरोरा क्षेत्र से निकलता है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर एक बात और समझो, इरिगेशन जो प्रोजेक्ट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं,
ठीक है, अब थोड़ा सा हम एक बात और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लिखना मत, इतने सारे पॉइंट नहीं लिखना, बट समझना। एक होता है जिसका उद्देश्य केवल एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। एक होता है जो कि मल्टी सेक्टोरल क्षेत्र में काम कर रहा होता है। ठीक है, हमने देखा था कि ड्रिंकिंग वाटर के तौर पर, इंडस्ट्रीज के तौर पर, ठीक है, अन्य क्षेत्रों में हम इसका प्रयोग कर रहे थे जल का। तो वो क्या होते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, बाकी सिंगल इरिगेशन प्रोजेक्ट भी होते हैं, तो ध्यान रखना। जैसे जो हमारा लोअर गंगा कैनाल वाला था वो बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी, नरोरा बुलंदशहर में हमने देखा था, उसके बारे में कल हमने डिस्कस डिटेल में किया हुआ था, तो वो तो आप लोग को याद होगा ही होगा। ठीक है, उसको एक बार यहाँ पर आप लोग लिख लेना। ठीक है, अच्छा और समझो भाई। इसके अलावा लोअर गंगा कैनाल बता ही रहे, तो अपर गंगा कैनाल भी बता दो भाई। अपर गंगा कैनाल ऐसे तो है नहीं कि यूपी में नहीं आती है, आती तो है कुछ कुछ रीजन। ठीक है, हरिद्वार से स्टार्ट होता है, आप लोग यहाँ पर देखोगे। ठीक है, और ये आपका जो वेस्टर्न यूपी का पूरा रीजन है, ठीक है, जो वेस्टर्न यूपी का रीजन है, उस रीजन में क्या करता है, ये आपका इरिगेशन करने का काम करता है। ठीक है, इस बात को बता दो। इसके अलावा अभी रिसेंट की एक परियोजना है केन बेतवा परियोजना। ठीक है, केन बेतवा लिंक परियोजना। ठीक है, याद है कि भूल गया, यूपी और मध्य प्रदेश के मध्य में क्या हो रहा है कि हम केन और बेतवा रिवर को लिंक करने का प्रयास करें, जो कि अपने में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके माध्यम से हम बुंदेलखंड रीजन में आप देखोगे यहाँ पर, तो ललितपुर, ठीक है, झांसी, महोबा, बांदा, इन क्षेत्रों में क्या कर रहे हैं, हम सिंचाई की व्यवस्था यहाँ पर सुनिश्चित करेंगे इस केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के माध्यम से। ठीक है, आपने इस बात को यहाँ पर मेंशन कर दिया। इसके अलावा आप यहाँ पर बता सकते हो भाई क्या, कि कुछ बांध है, जैसे कि एक माता टीला बांध आपने देखा होगा, माता टीला बांध डैम। जो माता टीला डैम है ये क्या है, ये यूपी के झांसी में है। ठीक है, झांसी में है, कहाँ पर, बेतवा नदी के ऊपर। ठीक है, तो इस बात को आप लोग मेंशन कर सकते हो कि माता टीला बांध के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस क्षेत्र में इरिगेशन प्रोजेक्ट पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप बता सकते हो कि रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना क्या है भाई, तो सोनभद्र के पिपरी में स्टार्ट होती है। सोन की जो सहायक नदी है रिहंद, उसी के माध्यम से, उसी के वाटर सोर्स का प्रयोग करते हुए हम लोग इस क्षेत्र में इरिगेशन करते हैं। ठीक है, तो एक रिहंद परियोजना के बारे में भी लिख लो, रिहंद परियोजना के बारे में भी यहाँ पर क्या करो, मेंशन करो। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको 3 पॉइंट तो बता ही दिया, वो खेत तालाब योजना, फिर 10,000 तालाबों का निर्माण बुंदेलखंड में। ठीक है, इसके अलावा स्प्रिंकलर सिंचाई, कुछ कुछ पॉइंट, 2-3 पॉइंट सबके बारे में लिख लोगे, आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब समझना, हमने क्या किया, हमने इंट्रोडक्शन देखा, हमने एक ये चार्ट देखा, इसके बाद हमने जो ये चार्ट और बनाया हुआ था, इस चार्ट को भी आप लोग क्या करो, यहाँ पर यूटिलाइज कर लो। कहाँ पर यूटिलाइज करो, मैं बता देता हूँ। जब आप लोग ये प्रोजेक्ट्स लिख रहे हो ना, ठीक है, इसी प्रोजेक्ट के बीच में कहीं पर भी, ठीक है, इसी प्रोजेक्ट के बीच में कहीं पर भी, या फिर लास्ट में ही आप लोग उसको यहाँ पर चिपका लो ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके ठीक ठाक आप लोगों को यहाँ पर कंटेंट कवर हो जाएगा। ठीक है, ठीक ठाक आप लोगों का कंटेंट यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो ये काम तो करना ही करना है। दूसरी बात, अब देखो भाई, अब चूंकि ये प्रश्न 125 शब्द का था, तो मैप बनाने को तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि आपने 2 चार्ट ऑलरेडी बना लिया है। बट अगर यही प्रश्न 200 शब्द का प्रश्न आ जाए, तब क्या करोगे भाई, तब हम लोग एक काम यहाँ पर और कर सकते हैं, इसका मैप बना सकते हैं। ठीक है, मैप क्या बनाएंगे भाई, ध्यान समझिएगा। अगर 125 शब्द का प्रश्न है, आप 2 चार्ट ऑलरेडी कवर कर रहे हो, तो मैप बनाने की आवश्यकता नहीं है। या फिर अच्छा, ये 2 चार्ट बनाना मैं थोड़ा कंपल्सरी इसलिए कहूंगा कि ये इरिगेशन प्रोजेक्ट के सभी डायमेंशन को कवर कर लेता है एक तरीके से। ठीक है, अगर आप मैप बनाओगे तो मैप में आप क्या दिखाओगे, आप समझिएगा। तो आप मैप बनाओगे तो मैप में क्या दिखाओगे, यही जितने नहर आपने देखे वही नहर दिखाओगे। तो आपका जो फिर भी इरिगेशन प्रोजेक्ट रहेगा वो केवल कनाल बेस्ड मैप भी रह गया। तो मैप बनाना वो ज़्यादा उपयुक्त नहीं है, लेकिन ये 2 चार्ट बनाना कंपलसरी है, अच्छा है, आप इसको कोशिश करिएगा बनाने का। मैप 200 शब्द का प्रश्न है तो मैप बना दो। मैप में दिखाना यही कि ये जो जितने कैनाल्स आप बता रहे हो, सरयू कैनाल्स हो गया, शारदा कैनाल हो गया, आगरा नहर हो गया, लोअर गंगा कैनाल हो गया, अपर गंगा कैनाल हो गया, केन बेतवा हो गया, ठीक है, माता टीला बांध हो गया, रिहंद परियोजना हो गया, पूर्वी यमुना नहर हो गया। ठीक है, पूर्वी यमुना नहर क्या सबसे पुरानी यूपी की नहर है, हथनीकुंड बैराज से निकलती है। ठीक है, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद इन क्षेत्रों में सिंचाई करती है, इस पॉइंट को भी मेंशन कर सकते हो। तो ये फिर आप मैप में दिखा सकते हो। पॉइंट क्लियर है, ये स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पर फॉलो करना है। अब समझिएगा, इसके बाद समझना भाई। अब अगर इस प्रश्न का मैं निष्कर्ष की बात करूं, अगर इस प्रश्न के कंक्लूजन की बात करूं, तो कंक्लूजन हम लोग क्या दे सकते हैं, ठीक है। कंक्लूजन भी 2-3 प्रकार का दो भाई, ठीक है, समझने का प्रयास करो एटलीस्ट कि 2-3 प्रकार से हम लोग कैसे कंक्लूजन दे सकते हैं। एक सबसे सिंपल कंक्लूजन दे सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इनहेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, जो कि यूपी की 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक वैल्यू को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण या फिर बहुत ही महत्वाकांक्षी भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, एक तो पॉइंट आप लोगों का यहाँ पर ये हो गया कि आप यूपी की अर्थव्यवस्था, आपने यूपी की अर्थव्यवस्था में इन सिंचाई परियोजनाओं का महत्व जोड़ दिया। एक निष्कर्ष आप लोगों का यहाँ पर ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है भाई कि दीज प्रोडक्ट्स कलेक्टिवली इंप्रूव वाटर अवेलेबिलिटी, इंक्रीज एग्रीकल्चर यील्ड एंड सपोर्ट द लाइवलीहुड ऑफ द मिलियंस ऑफ द फार्मर। जब हमने देखा था लोअर गंगा कैनाल के बारे में, तो लोअर गंगा कैनाल क्या था कि इरिगेशन प्रोजेक्ट था। आपने वहां पर जो जो पॉजिटिव पॉइंट देखा था क्या, कि ये जो प्रोजेक्ट होते हैं कलेक्टिवली सामूहिक तौर पर क्या करते हैं कि उत्तर प्रदेश में वाटर अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करते हैं, इंक्रीज एग्रीकल्चर यील्ड, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देते हैं, और
बहुत सारे किसानों, करीब लाखों किसानों के जीवन को यहाँ पर, आजीविका को यहाँ पर सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, एक कंक्लूजन आप लोग का यहाँ पर ये हो गया। अब इसके अलावा एक कंक्लूजन यहाँ पर आप लोग और सोचो जो कि सरकार के प्रयासों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर ये मेंशन कर सकते हो कि द स्टेट गवर्नमेंट फोकस ऑन एक्सपेंडिंग एंड मॉडर्नाइजिंग द इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, क्यों भाई? उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है कि सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार और उनके आधुनिकीकरण पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि उनका जो कमिटमेंट है किस चीज के प्रति, सस्टेनिंग एग्रीकल्चर ग्रोथ, सतत कृषि विकास और इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के संदर्भ में जो सरकार के दो महत्वपूर्ण टारगेट है, उनकी प्राप्ति के उद्देश्य से सरकार यहाँ पर क्या कर रही है कि सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण पर ध्यान दे रही है। एक आप लोगों का निष्कर्ष यहाँ पर ये होगा जो कि मुझे सबसे परफेक्ट निष्कर्ष यहाँ पर, ठीक है, सबसे परफेक्ट निष्कर्ष क्या लगा कि स्टेट गवर्नमेंट फोकस कर रही है एक्सपेंडिंग एंड मॉडर्नाइजिंग ऑफ द इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि उनका उद्देश्य यहाँ पर यह है कि वो सस्टेनिंग एग्रीकल्चर ग्रोथ और इसके अलावा इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, इन दोनों चीजों पर ध्यान दे पाए। ठीक है, एक तो पॉइंट आप लोग का यहाँ पर ये हो गया। अगर आपको लग रहा है कि ये भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ और सोचो। अब आप बता सकते हो भाई कि पीएम कृषि सिंचाई योजना का जो मेन उद्देश्य है पर क्रॉप मोर, नहीं सॉरी पर क्रॉप नहीं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, प्रत्येक बिंदु अतिरिक्त या फिर ज्यादा सिंचाई, ऐसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो है ना, इसका एक हिंदी अनुवाद पर देख लेना क्या होता है। ठीक है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, सरकार इस उद्देश्य के साथ जो कृषि परियोजनाओं का विकास कर रही है, हमको इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम अपनी कृषि परियोजनाओं में इन सब बातों को लागू कर पाएं। ठीक है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, इस पॉइंट को हम यहाँ पे क्या कर पाए, लागू कर पाए। इसके अलावा आप चाहो तो डायरेक्टली आप जोड़ सकते हो कि जो सिंचाई परियोजनाएं होती हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, इन दोनों की पूर्ति करती है। कैसे भाई? गरीबी सुनिश्चित, गरीबी को हटा रही है आजीविका को उपलब्ध करा करके, और हंगर को समाप्त कर रही है कृषि प्रोडक्टिविटी को बढ़ा करके। ठीक है, तो ये दो परियोजनाएं, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप लोग और जोड़ सकते हो। ठीक है, तो आपने निष्कर्ष करीब 4 से 5 तरीके का देखा, आपने मेन बॉडी में 2 प्रकार के चार्ट्स देखे और आपने इंट्रोडक्शन यहाँ पर 4-5 प्रकार का देखा। तो ये आपका पूरा आज के क्वेश्चन का कंक्लूजन था। ठीक है, पॉइंट डिस्कस था। अब समझना, देखो मैं आज की क्लास आपकी खत्म हो गई, आपका जो आंसर था यहाँ पर आपसे कंप्लीट हो चुका है। लेकिन एक बात और समझना, क्वेश्चन एक और बन सकता है आपके एग्जाम में, और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख करके प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन ये बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो इरिगेशन नेटवर्क है या फिर इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है या फिर जो रिसोर्स ऑफ इरिगेशन है, ठीक है, सिंचाई के जो संसाधन है, उनका किस प्रकार से असमान वितरण देखने को मिलता है। ठीक है, किस प्रकार से आप लोगों का असमान वितरण, मतलब डिस्पैरिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इरिगेशन रिसोर्सेज इन द यूपी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये एक पॉइंट पर क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप लोग प्रिपेयर करना। ठीक है, किस प्रकार से सिंचाई संसाधनों में असमान वितरण है, उस पर आप लोग एक बार थोड़ा कंटेंट तैयार करिएगा, बताइएगा कि किस प्रकार से क्षेत्रीय समानता है, किस प्रकार जिलेवार समानता है। कुछ 2-3 पॉइंट याद होगा, एग्जाम्पल याद होगा, तो एक बार देख लेना कि भाई पूर्वी उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से सिंचाई परियोजनाएं काम कर रही हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, किस प्रकार की समानता है, ये आपको बताना है कंक्लूजन देकर के। ठीक है, तो ये पूरी क्लास का समराइजेशन। अब समझिएगा, आई होप क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। एक आप लोगों से यहाँ पर रिक्वेस्ट है, ठीक है, सब लोग वीडियो को लाइक कर देना यार। ठीक है, इसके अलावा हम लोग की जो डेली आंसर राइटिंग सीरीज चल रही है आप लोगों की अलग से, इसके अलग से चल रही है, जो कि हमारा एक बैच है प्रयास बैच। ठीक है, ज्वाइन कर लो। GS 5 और 6 के लिए मंथली बैच है, डेली आंसर राइटिंग कराई जा रही है, 2 क्वेश्चन डेली दिया जा रहा है, 25 दिन का प्रॉपर बैच चलता है, 5 दिन महीने में छुट्टी करते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये आप लोगों को केवल 999 में मिल रही है, मॉडल आंसर मिल रहा है, कॉपी वैल्यूएशंस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बेहतरीन तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो ये एक काम आप लोग कर लो कि प्रयास बैच को ज्वाइन कर लो। ठीक है, ताकि थोड़ा हम लोग को भी यहाँ पर सपोर्ट मिले। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, कुछ अतिरिक्त आपको फीडबैक देना हो, कुछ क्वेरी हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम लोग वहाँ पर सॉल्यूशन आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।